हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 461 झेंग जियांजिंग ने चारा लिया। हमारे श्री मो 5 का समर्थन करने के लिए पैसे कमाए। आखिरकार प्रलोभन बस बहुत अच्छा था और लिंगलिंग इस तरह के एक अद्भुत अवसर पर याद नहीं करना चाहता था। आखिरकार कभी कभी जीवन को एक जुआ की आवश्यकता नहीं थी, बस की तरह ही। अगर उसने मौका नहीं लिया था तो क्या उसके पास वह क्या है? जियांजिंग ने कहा, लेकिन हम वह सब पैसा कहां से जा रहे हैं? झेंग परिवार के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण अब दादी झेंग के हाथों में रखता है। उसने हर महीने 8,000 युआन लिंगलिंग दिया, जबकि जियांजिंग को केवल 5,000 मिले। यह कई हजार युआन पैसा है जो नियमित रूप से काम कर सकता है और अभी भी नहीं बना सकता है, लेकिन अमीरों में यह सिर्फ जेब परिवर्तन है। महजों के कुछ दौर में चला गया। लिंगलिंग और जियांजिंग बड़ी व्यय की आदतों वाली माँ और बेटी प्रत्येक स्किन केयर उत्पादों पर हर महीने 5 से 6 सैकड़ों युआन खर्च करती है, गहने की खरीद के अलावा। और इस तरह उनके पैसे जल्द ही चले गए जब भी वे इसे प्राप्त करेंगे। वे अब 30,000 युआन को गोल करने जा रहे हैं। लिंगलिंग ने उत्तर दिया, पैसे के बारे में चिंता न करें, मैं कुछ समझूंगा। माँ, क्या आपके पास पैसे का कुछ छिपा हुआ है? लिंगलिंग ने सीधे जियांजिंग का जवाब नहीं दिया। जियांजिंग, क्या आप न केवल दादी और दादी जियांग के लिए कुछ चाय लेने वाले थे? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा ताकि मैं यह जांच कर सकूं कि नानी का स्वास्थ्य कैसा कर रहा है। जियांजिंग ने दरवाजे के बाहर बेहोश कदमों पर उठाया और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, दादी ठीक हो जाएगी। डॉ जियांग और नानी झेंग को चाय लेने के लिए मां बेटी जोड़ी ने दरवाजा चलाया। डॉ जियांग ने भोजन की एक सूची को लिंगलिंग दिया कि दादी झेंग को बचने और दैनिक प्रथाओं को उनके विदाई कहने से पहले ध्यान देना चाहिए। लिंगलिंग ने एक मुस्कान के साथ कहा, डॉ जियांग, मुझे तुम्हें बाहर देखने दो। जियांजिंग वास्तव में डॉ जियांग के साथ नहीं मिला। जब से उसने डॉ जियांग और दादी झेंग के बीच बातचीत सुनी थी, तब से उसने डॉ जियांग को और भी नापसंद किया। यह उसे परेशान क्यों करता है? क्यों लिंगलिंग डॉ जियांग के लिए इतना अच्छा था? जियांजिंग, डॉ जियांग को देखने के लिए मेरे साथ आओ। लिंगिंग जियांजिंग में बदल गया। ठीक है, जियांजिंग आज्ञाकारी रूप से लिंगिंग का पीछा किया। डॉ जियांग ने बहुत दयालु हंसते हुए कहा, वापस जब जियांजिंग सिर्फ एक बच्चा था तो आप अपनी बाहों में पकड़ सकते थे और अब वह इतनी प्यारी युवा महिला में उभरी है। लिंगलिंग ने पूछा, जियांजिंग, क्या आपको याद है जब आप एक बच्चा थे कि दादी जियांग आपको पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया? जियांजिंग हंसे और कहा, यह बहुत पहले था, मैं संभवतः कैसे याद कर सकता हूँ? लिंगलिंग असंतुष्ट लग रहा था क्योंकि उसने जियांजिंग में देखा था, लेकिन डॉ जियांग को असंतोष लग रहा था और कहा, ओह, यह एक बड़ा सौदा नहीं है, बच्चों की छोटी यादें हैं। लिंगलिंग ने कहा, यह भाग्यशाली है कि आप उसके साथ नहीं हैं। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो डॉ जियांग रुक गए। यह काफी दूर है। तब वह कुछ याद करती थी और उसके बैग से बाहर की एक बोतल ले ली। मैं लगभग भूल गया, यह दवा खांसी के खिलाफ बहुत प्रभावी है। लिंगलिंग, जब आप इसे बना रहे हों तो चिकन सूप में आधा गोली डालें। बहुत गंभीरता से बोतल ली और कहा, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद डॉ जियांग। डॉ जियांग ने हंसे और कहा, आपकी माँ और मैं कई सालों से बहनों के रूप में करीब रहे हैं, इस तरह के शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंगिंग जारी रही, डॉ जियांग, क्या आप कल सुबह मुक्त हैं? मेरे पास एक दोस्त है जो अच्छी तरह से महसूस नहीं कर रहा है और मैं उसे कल पर लाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मैं कल सुबह आपको देखूंगा। अलविदा डॉ जियांग। लिंगलिंग ने जियांजिंग को धक्का दिया। दादी जियांग को अलविदा कहो। जियांजिंग ने लापरवाही से कहा, अलविदा दादी जियांग। जैसे ही डॉ जियांग ने छोड़ा, लिंगिंग ने जियांजिंग गुस्से में डांटा, जियांजिंग, यह एक चेतावनी है। अब से आप दादी जियांग का अनादर नहीं करेंगे। जियांजिंग ने बर्खास्तगी और उत्तर दिया, आपके लिए इतना अच्छा होने का क्या मतलब है? आप नहीं जानते कि वह आपकी पीठ के पीछे तुम्हारे बारे में क्या कहती है। डॉ जियांग स्पष्ट रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं था।
उसने कहा कि आपके चेहरे पर एक बात और दूसरी बात तुम्हारी पीठ के पीछे। लिंगलिंग ने एक श्वास को सांस ली और गंभीर रूप से कहा, भले ही दादी जियांग आपका बड़ा है, उसे सम्मान दिखाने के लिए याद रखें। वह शायद ही कभी एक बुजुर्ग है, जियांजिंग ने कहा, एक शिटस्टिरर की तरह। लिंगलिंग की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गई। जियांजिंग, क्या आपको याद है कि आप कौन हैं? क्षमा करें मां, मैं गलत था। लिंगलिंग पर ले जाया गया। क्या आप जानते हैं कि यदि आप इस तरह अभिनय करते रहते हैं तो लोग कहेंगे कि आपके पास कोई शिष्टाचार नहीं है? जियांजिंग ने जवाब दिया, मां, मैं केवल आपके आसपास इस तरह कार्य करता हूं, मैं कभी भी अन्य लोगों के आसपास इस तरह से कार्य नहीं करता हूं। लिंगलिंग ने दृढ़ता से कहा, आपको मेरे चारों ओर इस तरह से व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। आदतें स्वाभाविक रूप से बनती हैं। अध्याय 462। झिंग जियांजिंग ने चारा लिया। हमारे श्रीमो 6 का समर्थन करने के लिए पैसे कमाए। ओह, मैं अब समझता हूं, मैं इसे फिर से करने की हिम्मत नहीं करूंगा। झिंग जियांजिंग में अभी भी अपने गलतियों को स्वीकार करने में एक सभ्य रवैया था, इसलिए झिंग लिंगलिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह घूमती है और झिंग जियांजिंग के साथ घर में चली गई। जैसे ही वे घर में प्रवेश करते थे, झिंग लिंगलिंग ने रसोई में पुराने महोदया झिंग के लिए चिकन सूप बनाने के साथ खुद को व्यस्त किया। झिंग जियांजिंग भाषणहीन था। उस पुराने हग ने उनसे किया था। वह विश्वास नहीं कर सका कि झिंग लिंगलिंग अभी भी उसके लिए बहुत अच्छा था। वह उसके दिमाग से बाहर होनी चाहिए। वाक्यांश, उनकी राय में उसे सभी दवा को बोतल में जहर के साथ बदलना चाहिए और उस पुराने हक को मारना चाहिए। नी यांग सार्वजनिक फोन बूथ से बाहर चली गई। उसके मुंह के कोनों को एक हल्के वक्र में कर्लिंग कर दिया। उसके डिंपल, उथले और आकर्षक, हर किसी को चारों ओर अवशोषित करते थे। उसके चमक आकाश में बादलों को भी बाहर कर देते हैं। वह जासूस एजेंसी के लिए सभी तरह से चली गई। जियाओजो वर्तमान में एक पुराने फैशन वाले फोनोग्राफ के साथ झुका रहा था, जो पूरी तरह से नी यांग के आगमन से अनजान था। क्या यह काम नहीं कर रहा है? इनी यांग ने जियोजो से संपर्क किया। अचानक टिप्पणी से चौंका गया। जियोजो ने नी यांग को देखने के लिए बदल दिया और एक मुस्कुराहट में तोड़ दिया, यह बिल्कुल नहीं है कि यह काम नहीं करता है, यह सिर्फ ऐसा लगता है कि ध्वनि की तरह दिखने की तरह। मुझे एक नजर रखने दो। नी यांग फोनोग्राफ के सामने चला गया। यह एक बहुत ही प्राचीन फोनोग्राफ था। अपनी हंसगर्दन की तरह मोड़ और बड़े सींग के साथ यह एक खिलने वाले तुरही फूल, गर्व और सुरुचिपूर्ण जैसा दिखता है। बड़ा सींग शुद्ध तांबा, अत्यधिक पहनने वाले प्रतिरोधी और गैरलुप्त प्राय से बना था। यह एक सुरुचिपूर्ण, पारंपरिक लकड़ी के कैबिनेट द्वारा पूरी तरह से पूरक था। इस प्रकार का फोनोग्राफ गणराज्य युग से निकला। उनमें से कुछ अभी भी 1980 के दशक में चीन में पाए जा सकते थे। बाद की पीढ़ियों में वे सभी केवल संग्रहालयों और कलेक्टरों के साथ कीमती प्राचीन वस्तुएं बन गए। अपने पूर्व जीवन में नी यांग के पास कई शौक नहीं थे। फोनोग्राफ एकत्र करना कुछ में से एक था। वह थोड़ी देर के लिए झुका हुआ, डिस्क पर रखी, स्टार्ट बटन दबाया और तुरंत मधुर संगीत बड़े सींग से बह गया। शंघाई में रात, शंघाई में रात, आप एक ऐसे शहर हैं जो कभी नहीं सोते हैं, रोशनी ऊपर होती है, यह सब गीत और नृत्य है। जियोजो ने आश्चर्यचकित किया, यह आश्चर्यजनक है। यांग, तुम सच में कुछ हो। आप यह भी जानते हैं कि फोनोग्राफ की मरम्मत कैसे करें। इन दिनों में सबसे लोकप्रिय गैजेट रेडियो थे। सभी आधुनिक लड़कों और लड़कियों के हाथों में रेडियो थे। ईयरफोन की एक जोड़ी उनके कानों में प्लग हुई थी। वे कूलर नहीं लग सकते थे। ईयरफोन क्विंग राजवंश के अंत में चीन में प्रवेश करते थे जब टेलीग्राफ मशीनें अस्तित्व में आईं। अब शायद ही कभी किसी भी बड़े, भारी, पुराने फैशन वाले गैजेट जैसे फोनोग्राफ जैसे परेशान थे। जियाओजो को कभी कभी नी यांग को समझना मुश्किल पाया। यह लड़की छोटी और उसके मुकाबले पतला लेकिन कहीं अधिक सक्षम, कई रहस्यों को बंद करने लग रहा था। नी यांग हल्के से हंसे, ऐसा नहीं है कि मैं अद्भुत हूं। यह सिर्फ इतना है कि मैंने इसे थोड़ा सा अध्ययन किया है। जियाओजो चला गया और नी यांग को एक कप पानी डाला। यांग, आपके पास चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए और इसीलिए आप आए, सही? नी यांग ने कप दोनों हाथों से लिया।
आपने इसे सही तरीके से अनुमान लगाया? जिओजो ने मुस्कुराया और पूछा, क्या हो रहा है? मुझे इसके बारे में बताओ। नियांग ने चाय का एक सिप लिया। अगले कुछ दिनों में कोई श्री मोग को कुछ पैसे भेज सकता है। जब वे करते हैं तो बस उन्हें बताएं कि वह बाहर है। आप डिलीवरी का ख्याल रखेंगे, लेकिन मेरे लिए पैसे रखेंगे। यह उसके लिए इसे व्यक्तिगत रूप से संभालने के लिए उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए जियाओजो को मदद करनी होगी। श्री मोग को पैसा भेजना? नियांग ने थोड़ी सी हिला दी। यह मिस्टर मोग, क्या आप हैं? जियाओजो ने आगे पूछा। यह मैं हूं, नियांग ने अपनी आंखों में एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। जियाओजो चिढ़ा का विरोध नहीं कर सका। क्या आप शादी कर रहे हैं और अपने पति के शीर्षक का पालन कर रहे हैं? नियांग ने एक बेहोश मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं। अपनी आंखों को स्क्रीन पर बदलना। जिओजो ने अपने गले को मंजूरी दे दी और जारी रखा, मुक्विशन के बारे में अफवाहें अच्छी नहीं हैं, यांग। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आप अपने प्रेमी बने? नियांग ने दोबारा जवाब दिया, दूसरों को क्या लगता है कि मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसे पसंद करता हूं तो यह काफी है। उसने वास्तव में परवाह नहीं की। एक नए जीवन में पुनर्जन्म, वह पूरी तरह से जीवन जीना चाहती थी और प्रतिबंधों से बंधे नहीं बने। वह उन लोगों को याद करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह उसके बाद एक और जीवन नहीं होगा। लेकिन एक बार मो परिवार छोड़ देता है, वह कुछ भी नहीं है। जिओजो चला गया। यांग, आप बहुत पकाया है। आप किसी के लिए बेहतर लायक हैं। मो अपनी बेकार, आलस्य और यहां तक कि एक टूटी हुई सगाई के लिए जाना जाता था, पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा था। जिओजो कुछ हद तक परेशान था। नियांग ने उसमें क्यों दिलचस्पी थी? नियांग ने बहुत गंभीरता से कहा, मेरी आंखों में वह सबसे अच्छा है। जिओजो ने कहा, क्या आप जानते हैं कि क्यों झेंग जियांजिंग और ली जियानक्सियन दोनों मो बाइचुआन से शादी करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता, नियांग ने अपना सिर हिलाया। अगला, जियाओजो ने साझा किया, मेरी जांच के मुताबिक एक उच्च संभावना है कि मो बाइचुआन वास्तव में श्री मोग है। अब क्या आप समझते हैं कि वे मो बाइचुआन से शादी करने के लिए क्यों योजनाबद्ध हैं? ओह, नियांग ने सिर हिलाया। बस इस तरह? उस ओह का क्या मतलब था? नियांग की प्रतिक्रिया इतनी शांत क्यों थी? क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता? जिओजो ने पूछा। मुझे आश्चर्यचकित क्यों होना चाहिए? नियांग ने एक भौं को घुमाया और वापस पूछा। जिओजो ने वापस गोली मार दी, यह श्री मोग है। क्या आप समझते हैं कि श्री मोग बीजिंग में क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? मैं समझता हूं, नियांग ने जवाब दिया, यह बहुत अधिक मतलब है, सर्वोच्च और अद्वितीय। क्या यह नहीं है? भविष्य में श्री मोग का अस्तित्व अभी भी बहुत रहस्यमय था, एक व्यापार साम्राज्य के साथ उनके नियंत्रण में। उनका सम्मान किया गया और सभी के बाद मांगा गया। लेकिन यह अजीब था कि किसी भी वित्तीय समाचार पत्र ने कभी उनके बारे में कुछ भी प्रकाशित नहीं किया था। नियांग को अचंभित किया गया था कि मो बैचुआ श्री मोग के रूप में बाहर निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि ली जियानक्सियन उससे शादी करने के लिए दृढ़ संकल्प था। चूंकि ली जियानक्सियन को बाद के युग से पुनर्जन्म दिया गया था, इसलिए उसने दूसरों के लिए अज्ञात कुछ रहस्यों को उजागर किया होगा। यह जानकर आप अभी भी इतना शांत क्यों हैं? जिओजो एक नुकसान में था। नियांग ने कहा, क्या वह है या नहीं, वह श्री मोग मुझे चिंता नहीं करता है। क्या मुझे नाटकीय रूप से प्रतिक्रिया करनी चाहिए? जिओजो ने जारी रखा, जब प्रतिभा और दिखता है तो आप और श्री मोग दोनों ली जियानक्सियन और झेंग जियांजिंग के ऊपर सिर और कंधे हैं। मुझे लगता है कि केवल आप श्री मोग के योग्य हैं। क्या आप रुचि नहीं रखते हैं? नियांग, जिन्होंने अभी पानी का एक सिप लिया था, लगभग यह सुनकर चकित हो गया। वह अपने मुंह में जमीन पर बाहर निकलती है। मुझे उस पर कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए बकवास मत करो, जियाओजो ने काफी गंभीरता से जवाब दिया। लेकिन मुझे सच में लगता है कि आप और श्री मोग एक अच्छा मैच हैं। नियांग ने कहा, मुझे केवल मुक्विशन में दिलचस्पी है। क्या यह स्पष्ट है? उसने वास्तव में श्री मोग या उसके किसी भी खिताब की परवाह नहीं की थी। नियांग ने क्या पाया वह था कि नरसंहारवादी मो बाइचुआन श्री मोग के रूप में बाहर निकला, जिसने पूरी तरह से उसकी समझ को उलट दिया। यह काफी अकल्पनीय था।
जियोजो सोचा नियांग बस बहुत अजीब था। वह एक आशाजनक भतीजे को देखने के बजाय एक हारे हुए चाचा के साथ शामिल हो जाएगी। जियोजो ने बताया, लेकिन मोक्विशन आपके लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। उसके पास नौकरी भी नहीं है, हाई स्कूल से भी स्नातक नहीं किया गया है। वह भविष्य में आपके साथ क्या समर्थन करेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास नौकरी नहीं है। मेरे पास पैसा है और यह काफी है। मैं उसका समर्थन कर सकता हूं। नियांग ने सीधे जवाब दिया। अध्याय 463। मैं श्री एमओजी 1 हूं। नियांग एक बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति है। वह जानता है कि इस दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के बीच ब्रेकअप के अधिकांश कारण जीवन की तुच्छता में निहित है। आखिरकार इन प्रेमियों में गायब हो जाता है। हालांकि जब तक कि किसी की वित्तीय स्थिति जारी रखती है, सभी समस्याओं में कोई समस्या नहीं है। यदि वित्त के मामले में महिला कमजोर है, तो पारिवारिक जीवन में उसकी स्थिति कम होगी। अगर महिला प्रमुख आर्थिक भूमिका निभाती है, तो तत्काल तालिकाएं बदल सकती हैं। यह भी मुख्य कारण है कि नियांग पुरुषों पर भरोसा क्यों नहीं करता है, क्योंकि खुद पर भरोसा करने से सुरक्षा की कोई बेहतर भावना नहीं है। इसलिए वह नहीं सोचती है कि उनके समर्थन मोक्विशन के साथ कुछ भी गलत है। जियोजो ने महसूस किया कि एनआई यांग द्वारा उनके पूरे विश्वव्यापी को उलट दिया जा रहा था। वह उसका समर्थन करता है। नियांग वास्तव में मोक्विशन का समर्थन करने जा रहा है। यदि आप बीजिंग पर सभी देखते हैं, तो शायद आपको दूसरी महिला को एक आदमी का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं मिलेगी, है ना? यांग, तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हो, तुम हो? जियाओजो निकल गया और स्क्रीन को देखने के लिए बदल गया। नियांग की आंखें उदासीन थीं। किसके बारे में मजाक करने के लिए वहाँ है? जब आप वास्तव में किसी के साथ प्यार में पड़ते हैं, तो आप उनके लिए सब कुछ देने को तैयार हैं। अदृश्य रूप से जियोजो को नियांग द्वारा दिखाया जा रहा था और एक विशाल रोमांटिक झटका का सामना करना पड़ा। वह अभी भी अकेला क्यों है? वह एक प्रेमिका को भी ढूंढना चाहता था जो उसका समर्थन करने के लिए तैयार था। विम्पा, नियांग ने हंसे और कहा, यह आपके लिए सामान्य है, एक स्नातक, यह सब समझने के लिए नहीं। जब आपकी कोई प्रेमिका है, तो आप आज मेरे शब्दों को समझेंगे। बैचलर क्या, कुत्ते? वह पहले से ही सिंगल होने के लिए पर्याप्त दयनीय महसूस कर रहा था। उसने उसे कुत्ते को क्यों बुलाया? जियोजो हार्ट ब्रोकन था। यदि वह स्नातक कुत्ता है, तो नियांग क्या कर रहा है? कुत्ते को मारना? नियांग ने एक पल के लिए बहुत जल्दी बात की और गलती से भविष्य से एक लोकप्रिय वाक्यांश का उपयोग किया और जल्दी से इसे याद किया, एक स्नातक? आप अकेले नहीं हैं, स्नातक? क्या उसने दुख से बाहर निकला? यांग, क्या तुमने सिर्फ एक कुत्ता नहीं कहा? नियांग हंसे। जियोजो, क्या तुम बेवकूफ हो? कौन खुद को एक कुत्ता कहेंगे? जियाओजो ने अपने सिर को छुआ। हालांकि नियांग ने क्या कहा वह उचित लग रहा था, उसने कुछ गलत महसूस किया, लेकिन वह अपनी अंगुली को इस पर काफी नहीं डाल सका। जियोजो अस्थायी रूप से कुत्ते के सवाल के बारे में भूल गए और जारी रहे, यांग, आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? आप वास्तव में मोक्विशन का समर्थन करना चाहते हैं? नियांग ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई। क्या मुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? जियाओजो ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। उसकी नजर स्क्रीन से अनजाने में स्लाइडिंग नहीं। उसके बाद उन्होंने जारी रखा, लेकिन आप सभी लड़कियों को शक्ति और श्रीमोग की स्थिति के साथ पुरुषों की तरह नहीं हैं। जियोजो ने सभी प्रकार के लोगों को देखा था। उन्होंने 18 वर्ष के पुरुषों में खुद को फेंकने वाली लड़कियों को भी देखा था। मो बैचुया न केवल समृद्ध और सुंदर बल्कि प्रसिद्ध श्रीमोग भी था। नियांग के पास उसे पसंद नहीं करने का कोई कारण नहीं था। नियांग थोड़ा दूर हो गया। आप अपने बयान के साथ सामान्यीकरण कर रहे हैं। असल में हर लड़की को शक्ति और स्थिति वाले पुरुषों को पसंद नहीं है। नियांग ने अपने पिछले जीवन में बहुत सी लड़कियों को देखा था जो BMW में रोने की तुलना में साइकिल पर हंसते थे। कुछ लड़कियां भी अपने जीवन देने के लिए तैयार हैं। ऐसी लड़कियां दुर्लभ होनी चाहिए, है ना? जियोजो ने कहा। नियांग ने थोड़ा सा मुस्कुराया। मेरा सुझाव है कि आप वापस जाएं और वांग पिंग और ज्यू बाओचेई की कहानियों, साथ ही लियांग शाम्बो और जू यिंगटाई की कहानियां पढ़ें। कहानियां जीवन से आती हैं,
और इन पात्रों में ऐतिहासिक प्रोटोटाइप होते हैं। आप अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आपने उन्हें स्वयं नहीं देखा है। जिया ओज़ो पल पल चकित था, शर्म का एक स्पर्श उसके चेहरे पर दिखाई दिया। वास्तव में उन्होंने लड़कियों की बहुत कम सोचा था। वह निश्चित रूप से अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सका क्योंकि उसने उन्हें नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि हर बार उन्होंने नियांग के साथ बातचीत की थी, उन्हें विभिन्न जीवन दर्शन के साथ लगाया गया था। वह ज्ञान के एक खजाने की तरह थी, हमेशा आश्चर्यजनक लाती थी। जब उसने नियांग को देखा तो जियोज़ो की आंखों में सम्मान का एक संकेत था। यांगयांग, तुम सही हो, जियोज़ो ने जारी रखा। ओह यांगयांग, क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूं? मिमी, पूछना। नियांग ने थोड़ी सी हिला दी। जिया ओज़ो ने कहा, आपको मो क्वेश्चन के बारे में क्या पसंद है? नियांग ने अपनी ठोड़ी को छुआ, शायद क्योंकि वह अच्छी दिख रहा है। मो क्वेश्चन की उपस्थिति अपमान से परे थी और वह लोकप्रिय फिल्म सितारों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक था। अगर वह भविष्य में होता तो वह उस व्यक्ति का होता जो वह अपने दिखने से दूर रह सकता था। जियोज़ो, वह शायद शादी करने में सक्षम नहीं होगा। उसे इस तरह के दिलरिंचिंग प्रश्न क्यों पूछना पड़ा? अध्याय 464, मैं श्री इमोजी 2 हूं। जिया ओज़ो ने स्क्रीन को देखने के लिए अपना सिर बदल दिया। नियांग, चकली, पूछा, आप हमेशा स्क्रीन को क्यों देख रहे हैं? इसके पीछे एक सुंदरता छुपा। जियोज़ो ने अपनी नाक को छुआ। नहीं, यह सिर्फ इतना है कि मुझे लगता है कि स्क्रीन पर पैटर्न आकर्षक हैं। नियांग ने एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ओह, मुझे जाना है, मेरे पास दौड़ने के लिए कुछ काम है। मेरे लिए पैसे इकट्ठा करना याद रखें। तुम कहाँ जा रहे हो? जियोज़ो सहजता से पूछा गया। नियांग ने वापस देखे बिना जवाब दिया। घर पर हमारे श्री मोक का समर्थन करने के लिए पैसा बनाने के लिए, जियोज़ो। वह भी कामना करता था कि कोई उसका समर्थन कर सके। नियांग छोड़ने के बाद एक लंबा, पतला आंकड़ा स्क्रीन के पीछे से उभरा। मंद प्रकाश ने अपनी विशिष्ट चेहरे की विशेषताओं पर रहस्य की एक परत डाली, जिससे उसकी संकीर्ण आंखों में अभिव्यक्ति को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। बड़ी, आप महिलाओं के साथ काफी भाग्यशाली हैं। जिया ओज़ो को मो क्वेश्चन के पास चला गया, उसे कंधे पर झुकाया और कहा, हाई स्कूल डिप्लोमा के बिना भी आप लोगों को आकर्षित करते हैं और भी कोई भी वित्तीय रूप से उसका समर्थन करने के लिए तैयार है। अच्छाई के लिए। तुलना अजीब है, जलन हो रही है। आदमी ने अपनी आंखों को थोड़ा सा बदल दिया और एक लुभावनी चेहरे का खुलासा किया। उसका स्वर गहरा था, जैसे स्याही में भिगो। ईर्ष्या नहीं, मैं ईर्ष्या के साथ हारा हूं। समझते हैं? जिया ओज़ो ने अपने दांतों को पीसते हुए मो क्वेश्चन को देखा। जिया ओज़ो और मो क्वेश्चन प्राथमिक विद्यालय के मित्र थे, लेकिन मो क्वेश्चन इतने शानदार थे कि उन्होंने केवल 1 साल के लिए एक साथ अध्ययन किया था। मो क्वेश्चन ने जूनियर हाई स्कूल जाने के लिए एक ग्रेड छोड़ दिया था। यद्यपि उनके पास केवल 1 वर्ष औपचारिक शिक्षा का 1 वर्ष था, फिर भी उन्होंने एक गहन दोस्ती एकत्र की। इसके बाद के वर्षों में उनका बंधन भी मजबूत हो गया। जियोज़ो ने जूनियर और वरिष्ठ हाई स्कूल को पूरा किया और यहां तक कि इसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भी बनाया। लेकिन मो क्वेश्चन ने अपनी तरफ से खो दिया। वह जूनियर हाई स्कूल में अकादमिक रूप से गिरने लगे, वरिष्ठ उच्च के माध्यम से अपना रास्ता चुकाए और अंततः स्नातक होने से पहले भी गिरा दिया गया। वह 4 या 5 साल के लिए गायब हो गया, फिर उसी परिवार के संसाधनों, निष्क्रिय और आखिरकार अपने मंगेतर को खो दिया। एक प्रतिभा से लेकर यह आत्मविनाश की एक क्लासिक कहानी थी और वह अभिजात वर्ग सर्कल के भीतर एक मजाक बन गया। मो क्वेश्चन के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में जिया ओज़ो ने कई मौकों पर उसके लिए दया महसूस कर ली, लेकिन अब उन्होंने मो क्वेश्चन को बेहद समझ लिया। नरक। अपने सभी कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी, और मो क्वेश्चन न केवल एक प्रेमिका थी बल्कि एक प्रेमिका थी जो वित्तीय रूप से उनका समर्थन करने के लिए तैयार थी। नरक। तुलना अजीब है। इससे पहले यह मो क्वेश्चन के कारण था कि जियोज़ो ने जानबूझकर नियांग की जांच की थी। उन्होंने नियांग को भी बताया कि मो बैचुआन श्रीमोग था, लेकिन वह अप्रभावित लग रही थी। मो किशेन ने अपनी महिला से उसे बहुत प्यार करने की उम्मीद नहीं की थी।
वह जानता था कि उसने सही ढंग से चुना था। जियाओजो ने जारी रखा, लेकिन मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक है कि आपका दादी है। वह निर्विवाद लग रहा था, लेकिन प्रसिद्ध श्री मोग बन गया। यह बहुत अविश्वसनीय है। श्री मोग। जियाओजो ने कभी कल्पना नहीं की थी कि श्री मोग अपने अच्छे दोस्त के दादा बन जाएंगे। मो क्विशन की चेहरे की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसकी आंखें भारी संकेत देती हैं, वास्तव में वह काफी प्रभावशाली है। बस प्रभावशाली नहीं, वह प्रभावशाली है। जियाओजो ने जारी रखा, आपका दादी इतनी पूरी हो गई है, आप उसके चाचा के रूप में भी ज्यादा हो जाना है। जियाओजो मो क्विशन के लिए एक सच्चे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी ढोंग के बात की और वास्तव में उसकी देखभाल की। जैसे ही वह समाप्त हुआ, जियाओजो ने गंभीर रूप से जोड़ा, आपको कोई छोटा नहीं मिल रहा है। आप इस तरह नहीं जा सकते। आपको कुछ हासिल करने की जरूरत है, जो आप पर दिखने वाले लोगों को दिखाने के लिए और आपको मजाक करते हैं। मो क्विशन एक बहुत ही स्मार्ट आदमी था। जियाओजो का मानना था कि जब तक मो क्विशन प्रयास में डालते हैं, तो वह निश्चित रूप से महान उपलब्धियां करेगा। यह स्थिति है कि उसे एक प्रयास करना चाहिए। मो क्विशन ने एक गुनगुना टोन में जवाब देकर अपनी नाक को छुआ, मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए? आखिरकार कोई मेरा समर्थन कर रहा है, आपके विपरीत, जो अभी भी सिंगल है। जियाओजो। उसने संदेह किया कि एक कुत्ते की वध थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। एक चुप्पी के बाद जियाओजो ने अपनी निराशा व्यक्त की, क्या आप झाओ जिंगरोंग को एक अप नहीं करना चाहते हैं? वह कुछ हद तक हैरान था। एक आदमी एक बार इतना उत्साहित कैसे हुआ था? जियाओजो ईमानदारी से जानना चाहता था कि पिछले कुछ वर्षों में मो क्विशन के साथ क्या हुआ था। मुझे उसे परेशान क्यों करना चाहिए? जवाब मो क्विशन, मैं भी उसे पसंद नहीं करता। तब जियाओजो ने सवाल किया, झाओ जिंगरोंग ने आपको डंप किया, क्या आपको क्रोध का संकेत नहीं लगता? मो क्विशन का मुंह थोड़ा घुमावदार था क्योंकि वह हंसे, सुधार, मैंने झाओ जिंगरोंग को डंप किया। अध्याय 465, मैं श्री मोग 3 हूँ। जियाओजो के आश्चर्य के लिए, जैसे कि उसने सिर्फ एक उल्लसित मजाक सुना था, तो वह मो क्विशन के माथे को महसूस करने के लिए अपने टिप्स पर खड़ा था। भाई, क्या आप बुखार चल रहे हैं? बीजिंग में हर कोई जानता है कि मो क्विशन को झाओ जिंगरोंग द्वारा डंप किया गया था, लेकिन मो क्विशन का दावा है कि उसने उसे डंप किया। क्या वह आत्मधोखे नहीं है? मो क्विशन बस एक शब्द के बिना मुस्कुराया। जियाओजो ने जारी रखा, भाई, आपको मेरे सामने चेहरे को बचाने के लिए पीड़ित नहीं है। बीजिंग में हर कोई जानता है कि झाओ जिंगरोंग ने आपको डंप करने के बाद उसने श्री मोग से शादी करने के बारे में चिंतित हूँ। यह कहने पर जियाओजो को अचानक कुछ याद किया और उसके मुंह को ढक लिया। हे भगवान, क्या व्यक्ति झाओ जिंगरोंग आपके दादाफू से शादी करने की योजना नहीं है? क्या वह परिवार पदानुक्रम को पेंच नहीं करता है? मुझे आश्चर्य है कि झाओ जिंगरोंग अभी तक जानता है कि श्री मोग वास्तव में आपके दादी हैं। वी जून, मो क्विशन ने एक हल्के स्वर में बात की। वी जून जियाओजो का पूरा नाम था। उन्हें केवल इस तरह से संबोधित किया जाएगा जब मो क्विशन बेहद गंभीर था। क्या हो रहा है? जियाओजो ने मो क्विशन को देखा। मो क्विशन जारी रहे, असल में श्री मोग मेरा दादा नहीं है। फिर वह कौन है? मो क्विशन निर्विवाद दिख रहे हैं। उनकी तेज विशेषताओं के साथ मंद प्रकाश के नीचे धुंधला हुआ धीरे धीरे प्रकट हुआ। वास्तव में मैं श्री मोग हूं। यह सुनकर कमरे में एक गंदे चुप्पी गिर गई। हा हा हा, अगला दूसरा। जियाओजो अपनी आंखों से स्ट्रीमिंग हंसते हुए फट गया। उन्होंने कंधों पर मो क्विशन को बल्लेबाजी किया। भाई, क्या आप मुझे मौत के लिए हंसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप मेरे 2 सेंट की संपत्ति प्राप्त कर सकें? यह सबसे मजेदार मजाक था जिसे उसने पूरे साल सुना था। श्री मोग, आप क्यों नहीं कहते कि आप स्वर्ग में चढ़ सकते हैं? नहीं, रुको। मुझे लगता है कि यह आपके लिए श्री मोग की तुलना में आकाश में चढ़ने की अधिक संभावना होगी। मो क्विशन ने हल्के से जवाब दिया, मैं गंभीर हूं। ठीक है, ठीक है। जियाओजो ने मो क्विशन के कंधे को झुकाया। आप मुझे बता सकते हैं? आखिरकार हम भाई हैं। मो क्विशन जारी रहे, वी जून, मैं वास्तव में मोग हूं। क्विशन, मेरे पास आपको बताने के लिए एक रहस्य भी है। जियाओजो अचानक गंभीर हो गया। मुझे बताओ। जियाओजो ने मो क्विशन को देखा और कहा, क्विशन,
वास्तव में मैं जेड सम्राट हूँ, फुसफुसाते हुए उन्होंने कहा। मैं मुद्दों और क्लेशों को सहन करने के लिए प्राणघातक दुनिया में आया था। मुक्विशन ने जियोजो को देखा जैसे कि एक विकृत व्यक्ति को देखकर, और एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ बात की। वह मजाक बिल्कुल मजाकिया नहीं है, जियोजो ने जवाब दिया। तो आप जानते हैं कि यह एक मजाकिया मजाक नहीं है, मुक्विशन। मैं वास्तव में मोग हूँ। जियोजो, मैं वास्तव में जेड सम्राट हूँ, मुक्विशन। वह उस पर कैसे प्रतिक्रिया देना था? अंत में जियोजो ने कहा, यदि आप मोग हैं तो मैं बकवास खाऊंगा। मुक्विशन ने जवाब नहीं दिया और बस अपनी नाक को दबा दिया। जियाओजो ने मुक्विशन को पीठ पर एक पेट दिया। कड़ी मेहनत करते रहें, भाई। अपने सपनों से बाहर निकलें। क्या आप जानते हैं कि बीजिंग में आप कितने लोग हंस रहे हैं? मुक्विशन ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, केवल ऐसा करके मैं लोगों के सच्चे रंगों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता हूं, अन्यथा आप कभी नहीं जानते कि आप दोस्तों या दुश्मनों से घिरे हुए हैं या नहीं। जियोजो ने अविश्वास में अपनी आंखें घुमाएं। आप बात करते हैं जैसे कि आप वास्तव में श्री मोग हैं। क्या यह तथ्य था कि आपके दादी को मोग आपको प्रभावित करते हैं? मुक्विशन चुप रहे और अपने ब्रीफकेस से बिलों के 4 ढेर ले गए। यह आपके लिए है? यह क्या है? अमरीकी डॉलर, मुक्विशन ने उदासीनता से जवाब दिया। यूएसडी को ध्यान में रखते हुए आरएमबी के मूल्य 8 गुना है। ये 4 ढेर कम से कम कई 100,000 आरएमबी के लायक थे। जियोजो अब शांत नहीं था। आपको इतना पैसा कहाँ मिला? इसे अर्जित किया, मुक्विशन ने संक्षेप में कहा। आपको अभी पैसे की जरूरत है ना? यह आपके लिए है। भले ही मुझे वास्तव में अभी पैसे की जरूरत है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जियाओजो ने पैसे वापस धकेल दिया। मुक्विशन वर्तमान में बेरोजगार थे। यह पैसा निश्चित रूप से अपने दोनों माता पिता से निकला था। वह बुजुर्ग जोड़े के पैसे का उपयोग कैसे कर सकता था? ऐसा लगता है कि मुक्विशन ने जियाओजो के विचारों के माध्यम से देखा। उन्होंने कहा, आगे बढ़े और इसे ले जाएं। यह पैसा वास्तव में मेरे द्वारा बनाया गया था और मेरे माता पिता से कोई लेना देना नहीं है। मैं वास्तव में इसे नहीं ले सकता, जियाओजो ने असल में जवाब दिया। मुक्विशन ने अपना ब्रीफकेस उठाया और खड़ा हुआ। यह मुझसे एक निवेश मानो। बस साल के अंत में मेरे साथ मुनाफा साझा करना याद रखें। यह सुनकर जियाओजो ने अंततः स्वीकार करने का फैसला किया। चिंता न करें भाई, मैं निश्चित रूप से आपको हारने नहीं देगा। लेकिन अब भी जियोजो विश्वास नहीं करेगा कि यह पैसा उसका अपना था। अध्याय 466, मैं श्री एमओजी 4 हूं। मुक्विशन ने आगे नहीं समझाया, लेकिन केवल कहा, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। अच्छा भाई, जियोजो ने अपना हाथ बढ़ाया और मुक्विशन की छाती को झुका दिया। बीजिंग में एक शानदार कमरे में गोरा बाल और नीली आंखों के साथ एक मध्यम आयु वर्ग की महिला रखो। वह उदार थी। उसका चेहरा चमकदार था। अगर नहीं बताया गया है तो कोई भी नहीं जानता कि वह उसकी मृत्यु पर एक महिला थी। वह बिस्तर पर बैठी, दरवाजे की तरफ कमजोर मुस्कुराहट का खुलासा। मिस जी, तुम आ गए हो? मिस जी ने पोषक तत्वों की खुराक के साथ बाहर से चली, चिंता से पूछा, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सजा पूरी की, उसका चेहरा पीला हो गया, उसकी सांस कमजोर हो गई। उसने देखा कि वह किसी भी समय सांस रोक सकती है। एक भयानक दृष्टि। मिस जी चौंका दिया गया था, तुरंत बिस्तर से आपातकालीन अलार्म दबाकर। एक जरूरी अलार्म बाहर। कई लोग जिन्होंने डॉक्टरों की तरह देखा, पहले से भाग गया। पहले डिफिब्रिलेशन प्रदर्शन कर रहा था, फिर तेजी से ऑक्सीजन को प्रशासित करता था। उपचार की एक श्रृंखला के बाद बिस्तर पर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने धीरे धीरे चेतना वापस ली, अपनी आंखें खोल दी। मिस जी भय से पीला आगे बढ़ गया और पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कहीं भी आप असहज महसूस करते हैं? मध्यम आयु वर्ग की महिला के पास बोलने की ताकत नहीं थी, वह बस कमजोर हो गई। उस पल में जल्दबाजी वाले कदमों की आवाज दरवाजे के बाहर से आई और एक लंबा आदमी पहुंच गया। माँ, क्या तुम ठीक हो? मध्य आयु वर्ग की महिला उत्तर देने की ताकत नहीं दे सकती थी। एक सफेद कोट में एक डॉक्टर ने कहा, श्रीमान अबनेर, क्या हम आपके साथ निजी तौर पर बोल सकते हैं? डॉक्टर की अभिव्यक्ति गंभीर लगती थी,
मिस जी ने बिस्तर पर मध्यम आयु वर्ग की महिला पर एक चिंताजनक नजर डाली। अबनेर ने बाहर डॉक्टर का पीछा किया। केवल तब डॉक्टर ने धीरे धीरे शुरू किया, श्रीमान अबनेर, आपको अपनी मां की बीमारी के लिए तैयार रहना चाहिए। आमतौर पर जब एक डॉक्टर मानसिक तैयारी का सुझाव देता है तो रोगी की स्थिति अच्छी तरह से समाप्त नहीं होती है। लेकिन अबनेर को वास्तविकता का सामना करने में कठिनाई थी। मेरी मां केवल 50 वर्ष पुरानी है, उसका जीवन मुश्किल से शुरू हो गया है। कृपया एक और तरीका खोजने की कोशिश करो। डॉक्टर ने अपने सिर को असहाय रूप से हिलाकर रख दिया। आपकी मां अंत के करीब है। मेरा सुझाव है कि आप अंत की तैयारी शुरू करें। क्या कोई और तरीका नहीं है? एक पीड़ा अभिव्यक्ति के साथ अबनेर ने कहा, अगर मैं अपनी मां को जीने की अनुमति दूंगा तो मैं किसी भी कीमत का भुगतान करने को तैयार हूं। वह एक छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया था। उनकी मां ने उसे अकेले हाथ से उठाया था और जब वह आखिरकार कुछ अच्छे दिन हो सकती थी तो वह एक भयानक बीमारी से पीड़ित थी। अपने बेटे के रूप में वह असहनीय दिल का दर्द महसूस किया। डॉक्टर ने अफसोस की बात नहीं की, अगर हम इस तरह जारी रखते हैं तो यह केवल रोगी के दर्द को बढ़ाएगा। उसके पीड़ा को बढ़ाने के बजाय उसे जल्दी से गुजरने देना बेहतर हो सकता है। अबनेर ने अपने मंदिरों को दर्द में दबाया। वास्तव में कोई अन्य तरीका नहीं है। नहीं, डॉक्टरों के रूप में हम किसी व्यक्ति की मृत्यु के दौरान खड़े नहीं होंगे। डॉक्टर ने जारी रखा, इस तरह की बीमारी से पीड़ित एक रोगी दर्द हमारे लिए अकल्पनीय है। प्रत्येक सांस एक सुई के साथ छेड़छाड़ की तरह है। दर्द असहनीय है। यदि आप वास्तव में अपनी मां से प्यार करते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप उसे जल्द ही उसके दर्द से मुक्त होने दें। अबनेर चुप था। उसके चेहरे पर एक दर्दनाक अभिव्यक्ति थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं समझता हूं। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अपनी छुट्टी ले जाऊंगा। अबनेर ने अपना सिर छोड़ा। डॉक्टर के बचे जाने के बाद मिस जी ने तुरंत उसे सांत्वना दी, श्रीमान अबनेर, परेशान मत हो। चीन में हमारे पास यह एक कहावत है कि यह एक तरीका होगा जब यह असंभव लगता है। मेरा मानना है कि आपकी मां बेहतर हो जाएगी। मिस जी ने जो कुछ भी डॉक्टर को कहा था उसे सुना था। हालांकि वह मानती थी कि अबनेर की मां टर्मिनल थी, वह जानती थी कि आरामदायक शब्द अभी भी आवश्यक थे। श्री अबनेर। एक पुरुष सहायक खत्म हो गया। चीनी दवा के व्यापक और गहन ज्ञान है। शायद आप पारंपरिक चीनी चिकित्सक को भर्ती करने की कोशिश कर सकते हैं। बोलने वाला आदमी अबने वाला का निजी सहायक था। ली लांग एक असली चीनी था। यह सुनकर अबनेर को एक जीवन रेखा मिली। उसने जवाब दिया, फिर मैं इस बात को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। ठीक है। ली लंबे समय तक अपने सिर ने सिर हिलाया। मिस जी ने कहा, श्रीमान अबनेर, मुझे लगता है कि आपको सावधानी से विचार करना चाहिए। मिस जी में ली ने अपनी आंखों को आश्चर्यचकित कर दिया। मिस जी जारी रहा, पारंपरिक चीनी दवा अक्सर रूढ़िवादी और नियमबाध्य होता है। वे नवाचार में अच्छे नहीं हैं। आपकी मां की बीमारी काफी गंभीर है। अगर वे सफलतापूर्वक उनका इलाज नहीं कर सकते हैं और अपनी हालत को भी खराब कर सकते हैं तो यह एक विनाशकारी गलती होगी। इस समय ली लांग ने भी संदेह किया कि मिस जी वास्तव में चीनी था। अध्याय 467। मैं श्री एमओजी 5 हूं। कोई अपने देश को इतना क्यों बदनाम कर सकता है? ली लांग ने कहा, मिस जी, आप गलत हैं। हजारों सालों से पारंपरिक चीनी दवा को पारित कर दिया गया है और अनगिनत मनुष्यों को लाभान्वित किया गया है। यदि आप कहते हैं कि पारंपरिक चीनी दवा वास्तव में उतनी ही खराब थी, क्या चीन को बहुत पहले नष्ट नहीं किया जाएगा? मिस जी ने हल्के से हंसे और उत्तर दिया, यदि पारंपरिक चीनी दवा वास्तव में अच्छी है तो यह क्यों है कि आप हर सड़क के कोने पर पारंपरिक चीनी दवा अस्पताल नहीं ढूंढ सकते? कुछ मौजूदा पारंपरिक चीनी दवा भंडार बंद होने के कगार पर है। पश्चिमी दवा आज हावी है और देश में बड़े पैमाने पर पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पतालों को खोजने में वास्तव में मुश्किल है। ली लंबे समय से थोड़ा बड़ा, मिस जी, आप जो कह रहे हैं वह बस अनुचित है। मिस जी ने कहा, लंबे समय तक देशभक्ति होना अच्छा है, लेकिन हमें समझदार होना चाहिए। क्या आप महसूस करते हैं कि आपका सुझाव चाची को मार सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस जी पारंपरिक चीनी दवा में विश्वास नहीं करेगा। वर्षों से पश्चिमी चिकित्सा द्वारा उसकी गंभीर और मामूली बीमारियां ठीक हो गई थी।
वह स्पष्ट रूप से याद करती है जब वह बहुत छोटी थी तो उसने बेहद कड़वा चीनी औषधीय सूप पी लिया। पश्चिमी चिकित्सा द्वारा केवल एक इंजेक्शन के साथ एक साधारण ठंड को ठीक किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक चीनी दवा को धीमी वसूली के लिए विशेष रूप से तैयार कंकॉक्शंस के 1 सप्ताह की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि पारंपरिक चीनी दवा इतनी तेजी से गिरावट आई है। इसके साथ मिस जी ने अबनेर को देखा। श्रीमान अबनेर, क्या आप अभी भी एक पारंपरिक चीनी चिकित्सक से परामर्श लेना चाहते हैं? अबनेर ने अपने मंदिर को चुरा लिया। मुझे थोड़ा और सोचने दो। ली लंबे समय से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने अपने शब्दों को निगल लिया। थोड़ी देर के बाद अबनेर ने कहा, लंबे समय तक आगे बढ़े और इसे एक कोशिश करने के लिए एक पारंपरिक चीनी दवा चिकित्सक प्राप्त करें। मिस जी पीला हो गया और बोलने वाला था, लेकिन वह अबनेर के उठाए गए हाथ से रुक गई थी। मिस जी को असंतोष के साथ अपना मुंह बंद करना पड़ा। लीलांग खुश था और जवाब दिया, हाँ महोदय, पारंपरिक चीनी दवा। डॉक्टर को अपने 60 के दशक में एक बूढ़ा आदमी या सफेद बाल के साथ एक बूढ़ा आदमी वापस लाया गया था। ली ने उसे शुरू करने के लिए पहल की। श्रीमान अबनेर, यह डॉक्टर वांग है। डॉक्टर वांग पारंपरिक चीनी दवा चिकित्सकों की एक लंबी लाइन से आता है। उनके पूर्वजों ने महल में शाही डॉक्टरों के रूप में कार्य किया। सिजियो शहर में उनकी उच्च प्रतिष्ठा है। मिस जी का चेहरा अपमान से भरा था। किस तरह का बकवास शाही चिकित्सक! अगर वह बहुत कुशल था तो क्या किंग राजवंश गिर गया होगा? सौभाग्य से डॉक्टर वांग ने मिस जी के अवमानना को नोटिस नहीं किया। यह सुनकर कि डॉक्टर वांग के पूर्वजों शाही डॉक्टर थे, अबनेर के चेहरे ने तुरंत सम्मान का एक नजर दिखाया और उन्होंने अपने उच्चारण चीनी के साथ कहा, डॉक्टर वांग, कृपया इस तरह से आओ, मैं अपनी माँ की देखभाल को सौंप रहा हूँ। डॉक्टर वांग ने श्रीमान अबनेर का पालन किया। अबनेर की माँ की स्थिति की जांच करने के बाद डॉक्टर वांग ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। यह बीमारी बहुत अजीब है। मैं 1 दशक से अधिक समय तक दवा का अभ्यास कर रहा हूँ और मैंने कभी ऐसी अजीब बीमारी नहीं देखी है। कभी भी इस बीमारी का सामना करने का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि उनके परिवार की चिकित्सा पुस्तकों में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। यह सुनने पर मिस जी की आंखों में उपहास चमक गया। उसने सोचा कि वह एक अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध डॉक्टर थे, लेकिन यह पता चला कि वह बीमारी का निदान भी नहीं कर सका। कितना शर्मनाक! श्री अबनेर ने तब पूछा, डॉक्टर वांग, तुम्हारा क्या मतलब है? डॉक्टर वांग ने अपने दाढ़ी को दबा दिया। आप किसी को और अधिक कुशल खोजना चाहेंगे? अबनेर की आंखों में प्रकाश बिट से थोड़ा कम हो गया। क्या वास्तव में उसकी मां की बीमारी के लिए कोई उम्मीद नहीं थी? ली लंबे समय से बात की। डॉक्टर वांग, आप सिजियो शहर में सबसे कुशल पारंपरिक चीनी चिकित्सक हैं। यदि आप भी इसका इलाज नहीं कर सकते हैं तो हम किसके लिए बदल सकते हैं? डॉक्टर वांग ने जवाब दिया, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन हमेशा एक बड़ी मछली है। पारंपरिक चीनी दवा की गहराई और चौड़ाई विशाल है। सिर्फ इसलिए कि मैं बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य नहीं कर सकते हैं। मिस जी ने सूंघा। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि पारंपरिक चीनी दवा पुरानी, लचीला और गंभीर बीमारियों के इलाज में असमर्थ है। ली लोन लॉग, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते थे। अब आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं। उसने अपने शब्दों में पारंपरिक चीनी दवा को बेकार और खारिज कर दिया। डॉक्टर वांग को भ्रमित कर रहा था जो सुन रहा था। युवा महिला, आप इस तरह से कैसे बोलते हैं? मिस जी हंसे, काम नहीं किया। मैं आपको लक्षित नहीं कर रहा हूं, मैं बस तथ्यों को बताता हूं। क्या तथ्य? आप पारंपरिक चीनी दवा का अपमान कर रहे हैं। पारंपरिक चीनी दवा के एक व्यवसायी के रूप में डॉक्टर वांग किसी को भी इसका अपमान करने की अनुमति नहीं देगा। मिस जी ने रिटॉर्ट किया, यदि पारंपरिक चीनी दवा वास्तव में प्रभावी है तो आप चाची की बीमारी का इलाज क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको एक कठिन सत्य बताऊंगा, इसे दिल में मत ले लो। अब हम पश्चिमी चिकित्सा के प्रभुत्व वाले युग में रह रहे हैं। पारंपरिक चीनी दवा बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। यदि हमारे लोग प्रयास नहीं करते हैं, जल्दी या बाद में वे गुलाम रहेगा। आक्रमण की त्रासदी दोहराई जाएगी। यह मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण है और पारंपरिक चीनी दवा से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर वांग ने जवाब दिया, चूंकि आपको लगता है कि पश्चिमी दवा इतनी शक्तिशाली है, यह इस महिला की बीमारी का इलाज क्यों नहीं कर सका? मिस जी को अवाक छोड़ दिया गया था।
अध्याय 468। मैं श्री एमओजी 6 हूँ। डॉक्टर वांग ने श्रीमान अबनेर को देखा और जारी रखा। पारंपरिक चीनी दवा को हमारे देश में हजारों सालों तक पारित कर दिया गया है। इसने अनगिनत चमत्कार किए हैं और कई कठिन और जटिल बीमारियों को ठीक किया है। मैं मैडम की बीमारी का इलाज करने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन मुझे कुछ लोग कर सकते हैं। मेरे पास एक बड़ा भाई है जो पारंपरिक चीनी दवा का व्यवसायी भी है। उनके चिकित्सा कौशल मेरी तरह से बाहर है। एक बार लौटने के बाद मैं अपने बड़े भाई और अन्य प्रसिद्ध मंत्रियों से परामर्श दूंगा। विदेशियों को यहाँ पारंपरिक चीनी दवा पर देखने नहीं दे सकते। पारंपरिक चीनी दवा के भीतर कनेक्शन को कम करके आका नहीं जाना चाहिए। इस नेटवर्क के साथ मेरा मानना है कि हम निश्चित रूप से बीमारी का कारण निकाल सकते हैं और रोगी को ठीक कर सकते हैं। श्री अबनेर ने कहा, हम आपकी मदद की सराहना करते हैं। इस बिंदु पर वह सब करने की कोशिश कर सकता था। यह अपनी मां के निधन के लिए असहाय रूप से इंतजार करने से बेहतर है। डॉक्टर वांग ने कहा, आपका स्वागत है। यह डॉक्टर के कर्तव्य का हिस्सा है। श्री अबनेर पर गए। ली लांग, कृपया डॉक्टर वांग को एस्कॉर्ट करें। ठीक है। ली लंबे समय से अंदरूनी डॉक्टर वांग अंदरूनी। डॉक्टरों को देखना और लहरों में जाना। बिस्तर पर झूठ बोलने वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला, उसकी आंखों में एक मंद प्रकाश थी। अबनेर, उसने कमजोर बात की। मां, श्री अबनेर तुरंत भाग गए। उसने श्री अबनेर के हाथ को कसकर पकड़ लिया। इसे जाने दो, मेरे इलाज को रोकें। मां बहुत थक गई है। उसके साथ 1 वर्ष के लिए इलाज किया गया था। हर दिन उसे बहुत दर्द सहन करना पड़ा। वह वास्तव में थक गई थी। मां, यह ठीक है। आप बेहतर हो जाएंगे। श्री अबनेर ने एक मुस्कान को निचोड़ने की कोशिश की। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपनी आंखें बंद कर दीं, अब और बात नहीं की। उसकी आंखें और भौहें एक सुस्त रंग से भरे हुए थे। नी परिवार में नी यांग एक नए घर को सजाने में व्यस्त थे। घर का नवीनीकरण किया गया था और ज्यादातर सुसज्जित थे। इंटीरियर को शुद्ध सफेद संगमरमर के साथ कवर किया गया था, जिससे दीवारों को चमकदार उपस्थिति दी गई थी। छत पर एक उच्च अंत सुंदर क्रिस्टल चांडेलियर स्थापित किया गया था। लिविंग रूम में एनआई यांग द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिजाइन और चित्रित एक पृष्ठभूमि की दीवार थी। क्योंकि यह स्वडिजाइन किया गया था, घर के अंदर सजावट बहुत आधुनिक थी, जिसने नियांग को आधुनिक दुनिया में लौटने की भावना दी। जब उसने सर्पिल सीढ़ियों के नीचे आने वाले कदमों को सुना तो उसने कॉफी टेबल पर पोथोस के आखिरी बर्तन को रखा। वापस देखकर यह जियाओजो जो बन गया। यांग जियाओजो ने घूमते समय चिमिट किया। आपके घर में कौन सी सजावट कंपनी ने किया? यह सजावट बहुत सुंदर है। सरल, अभी तक विचित्रता का संकेत प्रकट करना। यह विशेष रूप से सुंदर था। नियांग ने मुस्कुराया और कहा, यह गांव के चाचा थे जिन्होंने सजावट में मदद की थी। जियाओजो ने जारी रखा, मैं उन्हें अगली बार अपने घर को सजाने के लिए पाऊंगा। नियांग ने कहा, निश्चित रूप से मैं उन्हें आपके साथ पेश करूंगा। और दीवार पर पेंटिंग भी सुंदर है। क्या आपको ऐसा करने के लिए एक कलाकार मिला? पृष्ठभूमि की दीवार ने चांद की उड़ान को चंद्रमा के लिए चित्रित किया। यद्यपि चांद केवल एक सिलहूट था, लेकिन यह बहुत यथार्थवादी था और इसने लोगों को भ्रम दिया कि चांद दीवार से बाहर निकलने वाला था। यह दिखाया कि चित्रकार कुशल था। मैंने इसे खुद चित्रित किया, नियांग ने उत्तर दिया। वास्तव में जियाओजो हैरान था। नियांग ने हल्के से हंसे, बेशक यह सच है। यांग, तुम अद्भुत हो। यद्यपि जियाओजो जानता था कि नियांग बहुत सक्षम था, लेकिन वह मदद नहीं कर सका, लेकिन हर बार आश्चर्य व्यक्त करता है। नियांग मामूली थे और कहा, तो। ओहा, जियाओजो ने अंततः महत्वपूर्ण बात को याद किया। झेंग जियांजिंग ने पैसे भेजे हैं। बोलने के बाद जियाओजो ने अपने बैग से नकदी के 3 बंडलों को बाहर निकाला। तो जल्द ही नियांग कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। इस अमीर परिवार में वास्तव में पैसे की कमी नहीं थी। झेंग जियांजिंग से केवल एक फोन कॉल और पैसा पहले ही वितरित किया गया था। आप इसे गिनते हैं? जियाओजो ने नियांग के सामने धन को धक्का दिया। नियांग ने नकदी के 3 बंडलों को 2 भागों में विभाजित किया और उनमें से एक को जियाओजो के सामने धक्का दिया। जियाओजो आश्चर्यचकित था और कहा, तुम क्या कर रहे हो? नियांग मुस्कुराया और कहा, हम इस पैसे को 50-50 विभाजित करते हैं।
योग्यता के बिना कोई पारिश्रमिक नहीं। मैं इस पैसे को स्वीकार नहीं कर सकता, जियाओजो ने इनकार कर दिया। नी यांग ने एक मुस्कान के साथ कहा, किसने कहा कि आप योग्यता के बिना पारिश्रमिक हैं? अगर यह आपके लिए नहीं था तो मैंने यह पैसा अर्जित नहीं किया होगा। यह एक उचित विभाजन है। नी यांग सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हो सका और जियाओजो की मदद के बिना इस पैसे को प्राप्त करना मुश्किल होगा। नी यांग हमेशा उदारता के साथ दयालुता चुकाने के सिद्धांत को उदार और समझा था। मैं वास्तव में स्वीकार नहीं कर सकता। मुक्विशन और नी यांग दोनों पैसे की परवाह नहीं करते थे और वे सभी बहुत उदार थे। ऐसा प्रतीत होता है कि एक पंख के झुंड के पक्षी कहने से वास्तव में सच हो जाता है। नी यांग ने कहा, आगे बढ़ो और इसे ले जाओ, या मेरे पास अगली बार आपकी मदद मांगने के लिए तंत्रिका नहीं होगी। केवल तब जियाओजो ने स्वीकार किया। नी यांग ने एक लिफाफा निकाला और इसे जियाओजो को दिया, फिर कहा, क्या आप श्री मो के नाम में झेंग जियांजिंग के लिए मेल करने में मेरी मदद कर सकते हैं? यकीन है कि इस पर विचार करें। जियाओजो ने अपना सिर हिलाया, लिफाफे को हाथ से ले लिया। क्या आप डरते नहीं हैं कि मैं एक झांक लूंगा? चूंकि लिफाफा को सील नहीं किया गया था, इसलिए एक झलक छींकना बहुत आसान होगा। नी यांग ने जारी रखा, अगर मैं एक झलक चुपके के बारे में चिंतित था तो मैंने आपको यह नहीं दिया होगा। भरोसा किया जा रहा है, वास्तव में अच्छा लगता है। धन्यवाद यांग यांग। जियाओजो ने एक विराम के बाद कहा, ओहा, ली जियानक्सियन और मो बैचवान के लिए शादी की तारीख पहले ही सेट हो चुकी है। अध्याय 46। झेंग जियांजिंग फुवा पिता और बेटे एक की तलाश में है। उन्होंने पहले से ही एक तारीख निर्धारित की है। नी यांग ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाईं। जियाओजो ने सिर हिलाया, शायद वे बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करने और झगड़े के कारण चिंतित हैं। शादी इस महीने के 18वें स्थान पर है। नी यांग ने अपनी आंखों में एक बेहोश मुस्कुराया, कम ध्यान दिया। यह बताना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही थी। जियाओजो ने जारी रखा, मो बैचवान शादी कर रहा है। क्या आपको छह चाची के रूप में नहीं, एक बड़ा उपहार तैयार करना चाहिए? नी यांग ने मुलायम मुस्कान दी। बेशक, जियाओजो यह नहीं बता सका कि वह कल्पना कर रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि नी यांग ने थोड़ा सा गलियारा देखा। यांग यांग, आपने क्या उपहार तैयार किया है? यह एक रहस्य है। नी यांग के लाल होंठ थोड़ा विभाजन करते हैं, फिर जोड़ा, देर हो रही है। आप रात के खाने के लिए क्यों नहीं रहते हैं? जियाओजो, शाम के लिए और कुछ और योजनाबद्ध और नी यांग के खाना पकाने के कौशल के बारे में जिज्ञासा। जियाओजो सहमत हुए। जैसे ही वे नीचे की ओर बढ़ते थे, जियाओजो ने पूछा, यांग यांग, आप कब आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं? नी यांग ने जवाब दिया, कुछ दिनों में। एक बार घर में पेंट गंध फैल गई है। जियाओजो ने सिर हिलाया। जैसे ही वे यार्ड के माध्यम से पारित हुए, नी यांग ने आकस्मिक रूप से पेड़ में माइना पक्षी को कुछ बग खिलाए। पिछले महीने में छोटे पक्षी के असमान पंख सभी बड़े हुए थे। पंख चमकदार थे और बगों पर निबिंग करते हुए शानदार ढंग से खड़े थे। पक्षी ने नी यांग के हथेली के खिलाफ तैयार किया। यह अधिक डोसाइल और प्यारा नहीं देखा जा सका। यहां तक कि जियाओजो एक बड़ा आदमी भी पाया। उसने अपने दिल को नरम कर दिया क्योंकि उसने चिड़िया के सिर को पेट किया। क्या यह पक्षी तुम्हारा है? तो उसने पूछा। डॉकिलबर्ड अचानक शत्रुतापूर्ण हो गया। बाहर निकलकर जियाओजो के हाथ को झुकाए। नी यांग हंसे, सावधान रहें, डुओडुओ बहुत आक्रामक है। यह सुनकर डुओडुओ नी यांग के शब्दों को समझने लग रहा था। यह अपने पंखों को फिसल गया और जियाओजो में धमकी दी गई कि अगर वह उसे खाना चाहता था। वास्तव में दूसरों की गति की सवारी। डुओडुओ इसका नाम है? हाँ, नी यांग ने थोड़ी सी हिला दी। जियाओजो मजाक किया, डुओडुओ बुराई पक्षी की तरह। चिरप। डुओडुओ फिर से जियाओजाओ पैक्ट। यदि आप इतने कठिन हैं तो इसे फिर से करें। कूजन। जियाओजो उग्र था, तुम बुरा पक्षी। मुझे एक और बार पेकिंग करने का प्रयास करें। और डुओडुओ ने वास्तव में ऐसा किया। यह साबित करना निडर था। जियाओजो इतना गुस्सा था, उसने अपनी आस्तीन को घुमाया और कहा, तुम आज नीचे जा रहे हो। डुओडुओ ने हवा में उतरा और लगातार जियाओजो का मजाक उड़ाया। मनुष्य और पक्षी के बीच युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। यांग यांग, एक मीठी आवाज अचानक हवा के माध्यम से गूंज गई। अचानक
एक राजकुमारी पोशाक में एक प्यारी लड़की बाहर से भाग गई। यनरन यह देखकर नियांग का चेहरा एक मुस्कान में नरम हो गया। ली यानान ने नियांग को एक बड़ा गले दिया। यांग, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। नियांग ने उसे वापस पीटा और एक मुस्कान के साथ पूछा, हाल ही में आप कहाँ हैं? ली यानन ने जवाब दिया, मैं देश में गया। यह देखते हुए कि नवागंतुक एक लड़की थी, जियोजो ने अपने पक्षी हत्या का विचार गिरा दिया, वहां ठीक से खड़ा हुआ और मुस्कुराया। और यह कौन है? ली यानन ने जियोजो को देखा। नियांग ने उन्हें एक मुस्कान के साथ पेश किया। यानन, यह मेरा अच्छा दोस्त जियोजो है। जियोजो, यह मेरे करीबी दोस्त यानान है। जियोजो, परफेक्ट सज्जन ने ली यानान को अपना हाथ बढ़ाया। हेलो, मैं झो वीजुन हूं। आप मुझे जियाओजो को फोन कर सकते हैं, जैसे यांग करता है। जैसा कि कभी भी विनम्र के रूप में ली यानन ने जियाओजो के हाथ को हिलाकर कहा, मैं ली यानान हूं, लेकिन आप मुझे यानान कह सकते हैं। ली यानन ने इतनी परिचित क्यों दिखी? सिन बहन, जियोजो ने इस बचपन के उपनाम को अस्थायी रूप से कहा। ली यानन के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वापस जब वे बच्चे थे, क्योंकि वह हमेशा बहती नाक थी, हर किसी ने उसे स्नॉट बहन कहा। लेकिन प्राथमिक विद्यालय के बाद किसी ने उसे अब और नहीं बुलाया था। बहुत से लोग अपने बचपन के उपनाम को नहीं जानते थे। यह कष्टप्रद आदमी कौन था? ली यानान ने अपनी आंखों को झुका दिया और पूछा, डिमविट। जियोजो मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह मैं हूं। भलाई, स्नॉट बहन, आप बहुत बदल गए हैं। विश्वास करना मुश्किल है। किसने सोचा होगा कि आप जिस तरह से बच्चे के रूप में थे, उससे आप रूपांतरित होंगे कि आप अब कैसे हैं? जियोजो ने वास्तव में चौंका दिया। डिमविट, क्या आप ठीक से नहीं बोल सकते? जिस तरह से मैं एक बच्चे के रूप में था, से आपका क्या मतलब है? मैं एक बच्चे के रूप में कैसे था? उसने दोबारा जवाब दिया, जैसे कि वह अपने अतीत के बारे में कुछ शर्मनाक सुझाव दे रहा था। जियोजो ने जारी रखा, क्या आपको याद नहीं है? एक बच्चे के रूप में आप हमेशा अपनी नाक से टपकने वाले बुलबुले थे। यही कारण है कि हर किसी ने तुम्हें स्नॉट बहन कहा। अध्याय 470। झिंग जियांजिंग दृष्टिकोण। फुवा पिता और सन 2 ली यानन ने चिंतित रूप से बात की, मेरे पास अब बहती नाक नहीं है। एक आधुनिक महिला के रूप में ली यानन स्नॉट के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह ब्लॉकहेड झो ने उसे नाक ड्रिप बहन के साथ जोड़ दिया। अगर दूसरों को उसके अस्पष्ट उपनाम नाक ड्रिप बहन के बारे में पता चला, तो वह कैसे ले सकती है? यद्यपि अब आपके पास नाक की नाक नहीं है, लेकिन आपने जब आप छोटे थे। बोलते हुए, नाक ड्रिप बहन, अब तुम कहाँ हो? आपने अपना नाम कब बदला? मुझे याद है कि आप पहले ली सनुन थे, आप नहीं थे? ली यानन ने एक सूखी हंसी दी। आपको गलत याद आया, मैं हमेशा ली यानान रहा हूं। ली यानन वास्तव में मूल रूप से ली सनुन के रूप में जाना जाता था। उसके दादा ने व्यक्तिगत रूप से उसका नाम दिया। बाद में एक चाची जो विदेशों में पढ़ रही थी, वह सोचा कि नाम बहुत अत्याधुनिक था और इसे ली यानान में बदल दिया। क्या मुझे गलत याद आया? जियाओजो ने अपने सिर को खरोंच किया, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप स्पष्ट रूप से ली सनुन थे। नियांग ने वायुमंडल को हल्का करने की कोशिश कर कदम रखा। जियोजो, आप इसे गलत कर सकते हैं। चलो उस तरह से सिर। मैं हाल ही में एक नई मिठाई के साथ आया हूं, इसे आजमाएं। यकीन है, मिठाई के बारे में सुनने के बाद ली यानान अपनी सभी असुविधा भूल गए। झलक, डुओडुओ ने पेड़ से नियांग के कंधे पर उड़ान भरी। वाह, यह छोटी पक्षी इतनी अच्छी तरह से व्यवहार किया गया है। ली यानान ने पीस डुओडुओ के सिर तक पहुंचा क्योंकि उसने बात की थी। जियाओजो को चिल्लाने के खिलाफ ली यानरान को सावधानी बरतने से पहले डुओडुओ पहले से ही ली यानन के हाथ के खिलाफ रगड़ रहा था, एक बिल्ली की तरह, खुशी से परिंग। यह वास्तव में अजीब था। क्या यह हो सकता है कि अक्सर परेशानी वाली पक्षी ने अचानक अपनी प्रकृति को बदल दिया है? जियाओजो असुविधाजनक रूप से असंबद्ध पालतू डुओडुओ के सिर तक पहुंच गया। झलक, डुओडुओ ने तुरंत उसे छीन लिया। जियोजो, अरे! विकृत पक्षी, अच्छा किया। ली यानान ने प्रशंसा की डुओडुओ के सिर को पेटिंग। डुओडुओ आराम से अपनी आंखें बंद कर दिया। ली यानन की प्रशंसा द्वारा उछल
डुओडुओ ने अभी भी जियाओजो पर एक और हमला शुरू किया। जियाओजो फुसफुसाए, नाक ड्रिप बहन, मैंने इसके लायक होने के लिए क्या किया? क्या आपको वास्तव में इस पक्षी को धमकाने में मदद करने की जरूरत है? ली यानन जियाओजो को देखने के लिए बदल गया। झो वीजुन, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। कभी मुझे नाक ड्रिप बहन को फिर से मत बुलाओ। क्या उसे कोई समस्या है? वह अब एक उगाई गई महिला है। क्या वह सोचता है कि वह लगातार नाक ड्रिप बहन कहलाती है? क्या उसके पास कोई गरिमा नहीं है? क्यों? जियाओजो ने अपने सिर को खरोच किया। उपनामों का उपयोग करने का मतलब नहीं है। ली यानन लिदली थी। मुझे ली यानन को बुलाओ, धन्यवाद। लेकिन मुझे आपको ली सनुन के रूप में याद है। झो वेजन, आप वास्तव में परेशान कर रहे हैं। ली यानन जियाओजो में उग्रता से चमकते हुए। वह बदल गई और ठगता अब जियाओजो स्वीकार नहीं किया। नाक ड्रिप बहन। नाक ड्रिप बहन, ली यानन के कदमों के बाद जियाओजो का पीछा किया गया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक महिला के दिल के बारे में कहकर समुद्र के रूप में गहरी है। कोई स्पष्ट कारण नहीं, वह गुस्से में हो गई थी। जियाओजो ने अपनी भौहें को फेंक दिया। समझ में नहीं आया। वह नियांग के बगल में चले गए और कम आवाज में पूछा, यांगयांग, नाक ड्रिप बहन के साथ क्या हो रहा है? वह गुस्से में है, नियांग ने जवाब दिया। जिसने उसे अपराध किया है, जियाओजो को परेशान किया गया था। नियांग ने कहा, वह तुम पर नाराज है। जियाओजो ने अपने सिर को खरोच किया, अतिरंजित देखकर, मुझ पर नाराज? मैंने उसे भड़काने नहीं दिया, नहीं मैंने उसे अपमानित किया। वह किस बारे में नाराज हो रही है? महिलाएं वास्तव में काफी अजीब हैं। भड़काने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, भड़काने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह वास्तव में एक आपदा नहीं था जो उसके निर्माण की नहीं थी। जियाओजो जैसे लड़कों को आधुनिक शब्दों में सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है, स्टीलकठोर सीधे पुरुषों। नियांग हंसे, सभी लड़कियों को सुंदर होना पसंद है और आप उसकी नाक ड्रिप बहन को हर समय बुला रहे हैं। क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि वह नाराज हो जाती है? जियाओजो ने चिल्लाया, किस बारे में नाराज हो रहा है? आप लड़कियां बहुत अजीब हैं। नियांग ने जारी रखा, किसी भी मामले में बस यानन, नाक ड्रिप बहन को बुलाओ, ठीक है? ठीक है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं उसे नहीं कहूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, जियाओजो ने ली यानन के साथ पकड़ा और जारी रखा, मुझे खेद है, नाक ड्रिप बहन। मैं वादा करता हूं कि अब आपको यह नहीं कहें। ली यानन, आप अपने खोखले कृतज्ञता को अपने आप रख सकते हैं। एक मुस्कुराहट के साथ नियांग ने दोनों को लिविंग रूम में ले जाया। आप दो यहां बैठते हैं, मैं मिठाई करूंगा। मिठाई नियांग ने लाल बीन तारो गेंदों को बनाने की योजना बनाई थी। टैरो बॉल्स मिन्नान, दक्षिणी फुजियान प्रांत से एक प्रकार का नाश्ता है। यह कसावा स्टार्च से बना है। नियांग ने फ्रिज से कसावा स्टार्च की 3 अलग अलग रंगीन गेंदों को बाहर निकाला। उसने आटा को एक आयताकार आकार में गला, इसे छोटे टुकड़ों में काट दिया और इसे उबलाया। फिर उसने पके हुए तारो गेंदों को ठंडा लाल बीन सूप में डाल दिया। उसने सागो और पूरे दूध को जोड़ा, फिर कटोरे को कुछ टकसाल के पत्तों और नींबू स्लाइस के साथ सजाया। लाल बीन तारो गेंदों का एक स्वादिष्ट और अच्छा दिखने वाला कटोरा सेवा करने के लिए तैयार था। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।